अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसलेटोरल जॉइंट प्ले। असल में ये जो है कैट एंड बर्न का कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि हमारे एवरी जॉइंट इन द बॉडी उसमें एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे हमारे कैप्सूल, हमारे लिगामेंट्स जो है वो काफ़ी लूज होते हैं, स्लैक होते हैं और वो जो है हमें जॉइंट के अंदर कुछ स्मॉल प्रिसाइज मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, सही है? और इन मूवमेंट को हम कहते हैं जॉइंट प्ले मूवमेंट। चाहे हम पैसिवली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो या एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो हमारे जॉइंट में जो है एक्सेसरी मूवमेंट्स होती हैं और ये एक्सेसरी मूवमेंट जो है ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती, सही है? और इन एक्सेसरी मूवमेंट्स को असल में हम जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कहते हैं, सही। हमारी जो मोबिलाइजेशन होती है, तो हमारे मोबिलाइजेशन का मकसद यही होता है कि हम जो है इन जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को रिस्टोर करें ताकि हमारे जो जॉइंट फंक्शन है वो बैलेंस एंड नॉर्मल हो जाए, सही है? अच्छा जी, कैटल बॉन का कॉन्सेप्ट है ये, जैसे हमने ऑलरेडी इसकी बात की। कैटल बॉन जो है उसमें हम ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स यूज करते हैं इन रिलेशन टू अ ट्रीटमेंट प्लेन। अब ट्रीटमेंट प्लेन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटोरिक क्या होती है? इट मींस ट्रांसलेटरी लाइक लीनियर जॉइंट मूवमेंट, सही है? अच्छा जी, तो हम अगर चाहे हम एवेल्युएशन कर रहे हो मतलब असेसमेंट कर रहे हो किसी जॉइंट की या फिर हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, दोनों केसेस में जो है हम लीनियर जॉइंट मूवमेंट या ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स जो है वो हम यूज करते हैं, सही है? तो एवेल्युएशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसलेटरी मूवमेंट, द ट्रैक्शन, कंप्रेशन एंड ग्लाइडिंग। और इसके अलावा जो है हम मोबिलाइज जॉइंट को मोबिलाइज करने के लिए या रिस्टोर जॉइंट प्ले को रिस्टोर करने के लिए एज ए ट्रीटमेंट हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम जो है ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग या फिर ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, सही है? जी, अब कैटलबर्ग ट्रीटमेंट प्लान क्या है? सो कैटलबर्ग का जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये हमारे हमारे जो कन्वेक्स बोनी पार्ट होता है किसी भी जॉइंट का, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उसी एक्सिस के साथ जो है हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। और वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? दैट स्टार्ट्स विद द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द कनकेव सरफेस। ये देखिए, ये पूरा कनकेव है, ये वाला कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स में हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं और जो कनकेव का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है ना, यहाँ पे आप देखिए, तो ये वाला पॉइंट इस कनकेव सरफेस का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसके साथ हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये जो लाइन है ना, जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इसको हम असल में कर्टन बोन का ट्रीटमेंट प्लान कहते हैं। अब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम आसानी से इस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप इसको इमेजिन करें कि ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हमेशा हमारे कनकेव पार्टिकुलर सरफेस में होता है, सही है? चाहे कनकेव मूव हो रहा हो चाहे कन्वेक्स मूव हो रहा हो, लेकिन ट्रीटमेंट प्लान कहाँ पे होगा? हमेशा ऑन द कनकेव पार्टिकुलर सरफेस, सही है? लाइक आप शोल्डर जॉइंट ले लें, ग्लून्यूमरल जॉइंट। सो आप देखिए, स्कैपुला हमारा कनकेव होता है, कन्वेक्स जो है वो हमारा फ्यूमरल हेड होता है। तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान कहाँ पे होगा? जो स्कैपुला होता है, क्योंकि वो कनकेव है, ऑलवेज लाइज ऑन द कनकेव सरफेस, सही है? अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए द ट्रीटमेंट प्लेन मूव्स विद द कनकेव जॉइंट पार्ट। यहाँ पे आप देखिए कनकेव सरफेस मूव हो रहा है, कन्वेक्स जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। सारे डायग्राम्स में आप देखिए कन्वेक्स फिक्स है, कनकेव मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कनकेव अगर मूव हो रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान भी उसी के साथ ही मूव होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान इज ऑलवेज ऑन द कनकेव सरफेस, सही है? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कनकेव जो है वो फिक्स्ड है एंड कन्वेक्स जो है वो मूव हो रहा है। सो इसमें हमारा ट्रीटमेंट प्लान भी जो है वो फिक्स्ड होगा, सही है? अच्छा जी, always test joint play or mobilize the joint by moving the bone parallel to or at a right angle with the curtain ball। हम जब भी जॉइंट प्ले को टेस्ट करते हैं, लाइक हम किसी जॉइंट की एवेल्युएशन कर रहे हैं या फिर अगर हम मोबिलाइज कर रहे हैं किसी जॉइंट का, मतलब कि हम किसी जॉइंट की ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा जो हम हमारी जो ग्लाइडिंग होगी या हमारी जो ट्रैक्शन होगी या जो भी ट्रीटमेंट हम परफॉर्म करें वो हमेशा पैरेलल होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी टू द ट्रीटमेंट प्लान, सही है? सो हमारी ग्लाइडिंग जो है वो हमेशा इन रिलेशन टू द ट्रीटमेंट प्लान ही हम देते हैं, सही? अच्छा जी, ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। सो ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स जो कि हम कैटल बर्न कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, द ट्रैक्शन, कंप्रेशन एंड ग्लाइडिंग, सही है?
कंप्रेशन, ग्लाइडिंग एंड ट्रैक्शन जो है ये हम डिफाइन करते हैं इन रिलेशन टू द ट्रीटमेंट प्लान। सही, तो स्टार्ट करते हैं विद द ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन क्या होता है? और ट्रैक्शन असल में लीनियर जॉइंट प्ले मूवमेंट है, और जो सारे ट्रांसलेटरी जॉइंट प्ले मूवमेंट है दे आर ऑल लीनियर। ठीक है, लेकिन ये एट राइट एंगल है एंड अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा ट्रीटमेंट प्लेन हो गया, इसको आप ट्रीटमेंट प्लेन कंसिडर करें। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे होता, ठीक है, ऑन द कनकेव सरफेस। तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, डजंट रियली मैटर। तो यहाँ पे आप देखिए तो हमारा जो ट्रैक्शन होता है ना, दैट इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए एट राइट एंगल टू द ट्रीटमेंट प्लेन एंड इज अवे फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लेन। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ग्लाइड ऐसी दे रहे हैं जो कि आपके ट्रीटमेंट प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है लेकिन उससे अवे जा रही है, तो इसका मतलब है कि दैट इज द ट्रैक्शन। ट्रैक्शन को हम सिंपली सेपरेशन भी कहते हैं। चलिए, द नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन। सो कंप्रेशन जो है ये भी एक ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट है, लीनियर है। जिस तरह जितनी भी ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट है दे आर ऑल लीनियर से। अब ये भी जो है हमारे जो ट्रीटमेंट प्लेन होता है उसके राइट एंगल में होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लेन होता है लेकिन टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा ट्रीटमेंट प्लेन हो गया जो कि एक कनकेव सरफेस में है। सही, अब कंप्रेशन क्या है? इट इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आप देखिए इसकी डायरेक्शन को, सो ये यहाँ पे 90 एंगल बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लेन बट टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लेन। सही है, अच्छा जी। अब कंप्रेशन में क्या होता है कि ये असल में अप्रोक्सीमेशन होती है हमारे जॉइंट के जो सर्फेसेस होते हैं ना, कनकेव एंड कन्वेक्स सर्फेस, उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेस करता है। सही है, अच्छा जी। जॉइंट कंप्रेशन हमारे लिए एक काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है कि हम एवेल्युएट कर सकें कि आखिर ये जो किसी जॉइंट में जो पैथोलॉजी है ये इंट्रा आर्टिकुलर है या ये फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक जॉइंट में पेन हो रही है ना, अब आपको ये नहीं पता कि ये जॉइंट के अंदर कोई मसला है, लाइक अगर हम नी जॉइंट कंसिडर कर लें कि ये नी जॉइंट में मेनिस्काई में मसला है, या फिर जो ACL PCL है वो भी नी के इनसाइड होते हैं ना, उनमें मसला है, या फिर जो बाहर के जो लिगामेंट्स है या बाहर के जो मसल्स है उनमें मसला है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जॉइंट को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं। सही है, जब हम कंप्रेशन देते हैं और उसमें अगर बंदे को पेन हो, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग इंट्रा आर्टिकुलर, जो कि अब पेशेंट को पेन दे रही है। सही है? अच्छा जी। अब इसके बाद जो है देयर इज द ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जो है ये भी एक लीनियर ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्लेन मूवमेंट है, लेकिन इट इज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। सी है, जो ट्रैक्शन थी एंड कंप्रेशन थे वो परपेंडिकुलर है टू द ट्रीटमेंट प्लेन, लेकिन ग्लाइडिंग इज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। ठीक है, जब भी हम किसी जॉइंट को ग्लाइडिंग देते हैं तो उसके साथ हम ग्रेड 1 की ट्रैक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं। ग्रेड 1 ट्रैक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे जॉइंट में जो है थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो। सही है, और हम अगर ग्लाइड दें ना तो उसमें फ्रिक्शन ना हो जॉइंट सर्फेसिस के बीच में, तो इस वजह से हम जो है ग्रेड 1 ट्रैक्शन ज़रूर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो है ट्रांसलेटोरिक को हम ओमिट कर लेते हैं और हम एक ऐसा वर्ड लगा लेते हैं इस ग्लाइड के साथ जो कि हमारे ग्लाइडिंग की डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि हम डोर्सल ग्लाइड दे रहे हैं या पर हम वेंट्रल ग्लाइड दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम ट्रांसलेटोरिक डोर्सल ग्लाइड दे रहे हैं या फिर हम ट्रांसलेटोरिक वेंट्रल ग्लाइड दे रहे हैं, तो हम इस वर्ड को सिर्फ ओमिट करते हैं एंड वी यूज द हम एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइडिंग। सी, लाइक डोर्सल ग्लाइड, वेंट्रल ग्लाइड, ये सारे मोबिलाइजेशन में जो हम पढ़ रहे थे ना, बहुत सी बोन्स की मोबिलाइजेशन में हमने ये पढ़ी थी कि हम डोर्सल ग्लाइड दे रहे हैं या वेंट्रल ग्लाइड दे रहे हैं। सी, तो वो असल में ट्रांसलेटोरिक ग्लाइड्स ही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वर्ड को ओमिट कर देते हैं। अच्छा जी, अब इस फिगर में आप देखें ना, तो इसमें ये जो दो लार्ज एरोज है ये हमें क्या शो करती है, ये हमें ग्लाइड की डायरेक्शन शो कर रही है। सही है, और ये जो स्मॉल एरो है ये असल में हमें ट्रैक्शन शो कर रहा है। सही, और ये जो लाइन है दिस इज द ट्रीटमेंट प्लेन। तो अब इस डायग्राम में जो है ग्लाइड शो हो रही है, किसी जॉइंट पे जो है ग्लाइडिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेड 1 की ट्रैक्शन भी अप्लाई हो रही है। सही है, अच्छा जी। अच्छा,
डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी जॉइंट में जो है एक ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल जो है हम शोल्डर जॉइंट ले लेते हैं। अब शोल्डर में जो है हम पोस्टीरियर, अच्छा जी, सो हमारे शोल्डर जॉइंट में जो है हमने ग्लाइडिंग पढ़ी थी, तो हम इन्फीरियर ग्लाइड दे रहे थे, पोस्टीरियर दे रहे थे, इंटीरियर दे रहे थे। तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंट मूवमेंट के साथ कौन सी ग्लाइडिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है द ग्लाइड टेस्ट, दूसरा जो है दैट इज द कैल्टन-बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल। तो हम इन दोनों के थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ग्लाइडिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सही है? अच्छा जी, सो द ग्लाइडिंग टेस्ट। अब ग्लाइडिंग टेस्ट में क्या होते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड कंसिडर करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट डायरेक्शन में जो है जितनी भी किसी जॉइंट में ग्लाइडिंग पॉसिबल होती है, जितनी डायरेक्शन में हम वो सारी ग्लाइडिंग जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं कि कौन सी ग्लाइडिंग में जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, कौन सी ग्लाइडिंग में जो है जॉइंट प्ले की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, लाइक जैसे हमने बात की कि शोल्डर में हम कौन सी ग्लाइड देते हैं, इंफीरियर ग्लाइड, इंटीरियर ग्लाइड, पोस्टीरियर ग्लाइड। तो हम वन बाय वन सारे ग्लाइड दे देते हैं और हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ग्लाइडिंग में जो कौन सी ग्लाइडिंग जो थी वो लिमिटेड थी। फॉर एग्जांपल जो है हमने पोस्टीरियर ग्लाइड दी वो भी सही थी, इंटीरियर ग्लाइड दी हम वो भी सही थी, इंफीरियर ग्लाइड में जो है हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिल रही थी। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन इंफीरियर ग्लाइड। सही है? अच्छा जी, ये जो है एक प्रेफर्ड मेथड होता है अ, किसी भी रिस्ट्रिक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सही है? और इसमें होता क्या है कि हम जो है इनफील को भी फील कर सकते हैं। इनफील आप लोगों ने पढ़े होगी, बोनी इनफील है, फर्म इनफील है, सॉफ्ट इनफील है। तो जब आप ग्लाइड देते हैं तो आप इनफील को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है? अच्छा जी, the second method is Kelton-Bourne convex concave rule, the indirect method। अब इसमें क्या होता है, कन्वेक्स कनकेव रूल जो है वो आप सबको पता है। कन्वेक्स कनकेव रूल किस तरह होता है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फाइंड विच बोन रोटेशन आर डिक्रीज। फॉर एग्जांपल किसी कोई जॉइंट है ना, उसमें जब भी आप मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें दो बोन्स जो है वो मूव होती हैं मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जॉइंट्स जो है वो दो बोन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम शोल्डर जॉइंट को कंसिडर करें तो उसमें दो बोन्स कौन सी मूव होगी, एक हमारा ह्यूमरस मूव होगा, दूसरा जो है हमारा स्केपुला मूव होगा। तो हम जो है पेशेंट से वही मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, हम शोल्डर की एक्टिव रेंज ऑफ मूवमेंट हमने परफॉर्म करवाई। हम फाइंड आउट करते हैं कि आइदर ये मूवमेंट लिमिटेड है ह्यूमरस पे या फिर मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है एट द स्केपुला। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, फाइंड विच बोन रोटेशंस आर डिक्रीज्ड, आइदर इट इज स्केपुला और इट इज द ह्यूमरस। सी, तो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से बोन की रोटेशन लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल दैट इज द ह्यूमरस। तो फिर हम क्या करते हैं कि फाइंड मूविंग जॉइंट पार्टनर इज कन्वेक्स और कनकेव। अच्छा जी, हमने आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमरस जो है वो लिमिटेड है, उस पर लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट है। तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आया ये ह्यूमरस जो है ये कन्वेक्स है या ये कनकेव है। तो हम सबको पता है कि ह्यूमरस का जो ह्यूमरल हेड होता है दैट इज कन्वेक्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि अप्लाइंग द कन्वेक्स कनकेव रूल से अब हमें अब पता चल गया कि कन्वेक्स सरफेस मूव हो रहा है, ह्यूमरल हेड मूव हो रहा है, तो कन्वेक्स कनकेव रूल ही फॉलो होगा ना कि कनकेव कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कनकेव रूल है, तो इसका मतलब है कि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, अब जो है हमें पता है कि अगर ह्यूमरल हेड सॉरी ह्यूमरस जो है वो एलिवेशन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी इंफीरियर ग्लाइड लिमिटेड है ना। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इंफीरियर ग्लाइड में लिमिटेशन है और हम जो है इस जॉइंट को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, इंफीरियर ग्लाइड। ठीक है, तो आप इन दोनों रूल्स में से, दोनों मेथड्स में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, द ग्लाइड मेथड और द कैल्टन-बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल मेथड। ठीक है, जो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ दैट इज द convex concave rule for extremities and the glide method for the spine। क्योंकि स्पाइन में जो है आप जब अ, आप जो है उसमें दो वर्टिब्रास को इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकते। अब जब भी फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं उसके साथ स्पाइन का एक रीजन जो है वो फ्लेक्स होता है, ना कि सिर्फ दो वर्टिब्रास। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि आई ग्लाइड ईच एंड एवरी वर्टिब्रा, और जहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्शन मिलती है तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस सेगमेंट इज हाइपोमोबाइल। ठीक है, और जो कन्वेक्स कनकेव रूल है वो सिंपली जो है एक्सट्रीमिटीज में मेनली दो बोन्स ही मूव होते हैं, आप जो भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि
विच बोन इज हाइपोमोबाइल, फिर उसका कन्वेक्स कनकेव रूल आइडेंटिफाई करें, एंड कनकेव कन्वेक्स रूल फॉलो हो रहे हैं या कन्वेक्स कनकेव फॉलो हो रहे हैं, और फिर जो है उसी के रिलेटेड आप ग्लाइड दे दें। सही है। ओके जी, सो फॉलोइंग कनकेव कन्वेक्स रूल एंड कन्वेक्स कनकेव रूल, आप उसी डायरेक्शन में उसके रिलेशन में जो है आप ग्लाइड देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कन्वेक्स कनकेव रूल फॉलो हो रहा है, सो जिस डायरेक्शन में बोन की मूवमेंट लिमिटेड है, सो आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर में देखिए, अगर उसकी ह्यूमरस की मूवमेंट जो है वो एलिवेशन में लिमिटेड है, सो आपने जो ग्लाइड की डायरेक्शन आपने रखनी है दैट विल बी इन्फीरियर, क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में रखनी है। ठीक है। अगर कनकेव कन्वेक्स रूल फॉलो हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सेम डायरेक्शन में ग्लाइड देनी है एज रिस्ट्रिक्टेड बोन मूवमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप नी जॉइंट को कंसिडर कर ले, आपका फीमर जो है आपकी नी जॉइंट पे एक्सटेंशन नहीं हो रही। सही है। इसका मतलब है कि आपका टिबिया जो है वो ऊपर नहीं आ रहा। तो अगर टिबिया की मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में लिमिटेड है, तो आपने जो है ग्लाइड जब देनी है, तो उसी डायरेक्शन में देनी है, दैट इज इंटीरियर ग्लाइड या वेंट्रल ग्लाइड आपने देनी है। सही है। तो कन्वेक्स कनकेव रूल में आप अपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड देंगे, अगर कनकेव कन्वेक्स रूल है देन सेम डायरेक्शन में आप ग्लाइड देंगे। सही है? जैसे यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में, अगर ये जो है कन्वेक्स सरफेस मूव हो रहे हैं, सही है, सो कन्वेक्स सरफेस में क्या होगा कि बोन की डायरेक्शन जो है वो ऊपर होगी, तो आपकी ग्लाइड की डायरेक्शन नीचे होगी। सही है। अगर कनकेव कन्वेक्स रूल फॉलो हो रहा है, सो कनकेव सर्विस बोन जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो आपने ग्लाइड भी जो है ऊपर की डायरेक्शन में देनी है। सही है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे आप देखिए, ये असल में ऑसिपिड है, दिस इज स्कल, और यहाँ जो है स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन। सो ऑसिपिड और लाइक ओसी1 और सैक्रम की इनोमिनेट के साथ जो जॉइंट बनता है, लाइक एसआईजे जॉइंट जो है। अच्छा, तो ये दोनों जॉइंट्स क्या करते हैं कि इसमें कन्वेक्स कनकेव रूल फॉलो होता है। सही है। यहाँ पे आप देखिए स्कल का जो नीचे वाला सरफेस है दैट इज कन्वेक्स, और C1 जो है दैट इज कनकेव। तो अगर स्कल मूव होगा, लाइक ऑसिपिड आपका मूव होगा ऑन C1, सो कौन सा रूल फॉलो होगा? कन्वेक्स कनकेव रूल। उसी तरह जो है सैक्रम और इनोमिनेट का भी है, मतलब कि सैक्रम जब मूव होता है ऑन इलियम, तो तब भी जो है कन्वेक्स कनकेव रूल फॉलो फॉलो होता है। उसके अलावा जो है C2 से लेकर, यहाँ पे आप देखिए दिस इज C1, दिस इज C2। C2 से लेकर L5 तक पूरी जो स्पाइन है ना, उसमें कनकेव कन्वेक्स रूल फॉलो होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए C2 का जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज कनकेव, और जो नीचे वाला वर्टेब्रा जो C3 का वर्टेब्रा है दैट इज सॉरी, जो C2 का वर्टेब्रा है दैट इज कनकेव, एंड जो C3 का वर्टेब्रा है दैट इज कन्वेक्स। तो रूल अगर C2 जो है अगर वो मूव होगा ऑन C3, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? कन्वेक्स कनकेव रूल। सही है। अच्छा जी। अच्छा, ग्रेड्स कौन-कौन सी है? सो ग्रेड्स जो है वो 3 ग्रेड्स हैं। जिस तरह हमने मैकलेलन की ग्रेड्स पढ़ी थी, वो 4 ग्रेड्स थी। ये भी उसी टाइप की ग्रेड्स है, लेकिन उसकी सिर्फ ग्रेडिंग जो है वो डिफरेंट है कैटन-बॉर्न की। ठीक है। अब कैटन-बॉर्न की जो ग्रेडिंग है, देयर आर 3। फर्स्ट वन इज लूजनिंग, सेकंड इज टाइटनिंग, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेचिंग। ठीक है। अच्छा जी, the ability to correctly perform transactional depends upon the practitioner skill। अच्छा, अब आपकी जो ग्लाइड जो होती है ना, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट करती है आपके स्किल पे। जब आपको पता होगा कि जॉइंट किस पोजीशन में जो है उसमें स्लैकनेस ज़्यादा है, अब किस पोजीशन में वो टाइट हो गया है। सी, अगर आपके स्किल्स इतने अच्छे कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके स्लैकनेस को, टाइटनेस को, तो आप कोई भी जो मोबिलाइजेशन है, कोई भी जो मूवमेंट है, वो आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। सही। जी। हम ज़्यादातर जो ग्लाइडिंग परफॉर्म करते हैं, वो हम रेस्टिंग पोजीशन में ही करते हैं। हर एक जॉइंट की अपनी रेस्टिंग पोजीशन होती है। आपको पता है कि लूज पैक पोजीशन एंड क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है? लूज पैक पोजीशन कोई भी रेंज आप ले लें, जॉइंट की कोई भी रेंज ले लें जिसमें वो मूव कर सकते हैं, उसको हम लूज पैक कंसिडर कर सकते हैं। एंड क्लोज पैक वो होती है जो कि उसकी एंड रेंज की मूवमेंट होती है, बिल्कुल आखिरी उसकी, उससे जो है वो मूवमेंट पास नहीं हो सकती। सही है? मतलब कि उसमें मूवमेंट की लिमिटेशन होती है, ख़त्म हो जाती है मूवमेंट से। तो अब रेस्टिंग पोजीशन जो है वो एक लूज पैक पोजीशन होती है, लेकिन हर एक रेस्टिंग पोजीशन जो है वो लूज पैक है, लेकिन हर एक लूज पैक जो है वो रेस्टिंग पोजीशन नहीं है। हर एक जॉइंट की अपनी एक रेस्टिंग पोजीशन होती है, जिस तरह हमने मोबिलाइजेशन में पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में। हर एक जॉइंट के लिए जो है हम एक अपनी रेस्टिंग पोजीशन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें उस जॉइंट में स्लैकनेस ज़्यादा होती है, उसमें आप कोई भी ग्लाइड आराम से दे सकते हैं। सही है।
अच्छा जी, अब ग्रेड 1 जो है दैट इज़ लूज़निंग। सो ग्रेड 1 जो है बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल ट्रैक्शन होती है जो कि आप किसी जॉइंट पे देते हैं। उसमें जो है इतनी ज़्यादा सेपरेशन जॉइंट की नहीं होती, जॉइंट सर्फेसेस जो है वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा सेपरेट नहीं होते। सिर्फ जो कंप्रेसिव फोर्सेस किसी भी जॉइंट पे होती है ना, और कंप्रेसिव फोर्सेस किस वजह से आ सकती है, आपके मसल्स की वजह से, आपके लिगामेंट्स की वजह से, आपकी कैप्सूल की वजह से जॉइंट पे कंप्रेसिव मूवमेंट कंप्रेसिव फोर्सेस आती है ना। तो सिर्फ ग्रेड 1 लूजनिंग जो है वो सिर्फ उन कंप्रेसिव फोर्सेस को नलीफाई करता है, उसको ओवरकम करते हैं। ठीक है। ग्रेड 1 लूजनिंग से क्या होता है, आप सिर्फ ट्रैक्शन देते हैं, सो उस ट्रैक्शन से फ्रिक्शन जो है जॉइंट के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए, सो दिस इज ग्रेड 1 लूजनिंग। आपने सिर्फ फ्रिक्शन जो है उसको कम कर लिया, फिर उसके बाद जो है आपकी ग्रेड 2 होती है एंड देन ग्रेड 3। अच्छा जी, अब ग्रेड 2 जो है दैट इज टाइटनिंग। अब इसमें क्या होता है कि आप पूरे जो स्लैक है उसको आप ओवरकम कर लेते हैं, मतलब कि जो वेवी फॉर्म होता है किसी भी स्ट्रक्चर का अराउंड द जॉइंट, आप उसको स्ट्रेटन कर लेते हैं, सही है, और टिश्यू जो है वो टाइटन हो जाते हैं। ठीक। तो टाइटनिंग जो ग्रेड है उसको हम तीन जोन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्लैक जोन, थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन एंड सेकंड वन इज ट्रांजिशन जोन एंड थर्ड वन इज द फर्स्ट स्टॉप। स्लैक जोन में क्या होता है कि जब आप बियॉन्ड आप जब ग्रेड 2 में जाते हैं, तो आप टिश्यू को स्ट्रेट कर लेते हैं। आप जब टिश्यू को आप स्ट्रेच करते हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिलती है टू द पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट क्या होती है, आपकी ग्लाइडिंग। तो आपकी ग्लाइडिंग को थोड़ी सी रेजिस्टेंस आप फील करते हैं एंड द स्लैक जोन। फिर जो है आप ट्रांजिशन जोन में जाते हैं, आप स्ट्रेच को या ग्लाइड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, see? तो अब टिश्यू जो है वो टाइट हो जाते हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करते हैं अपनी ग्लाइड को। see? थर्ड वन क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टॉप। फर्स्ट स्टॉप जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपको रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मिलती है, सही है, मार्ग रेजिस्टेंस आपको मिलती है फर्स्ट स्टॉप से। जैसे ही फर्स्ट स्टॉप आ जाता है वहां पे जो है आपका ग्रेड 2 खत्म हो जाते हैं। अब अगर उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपका ग्रेड 3 स्टार्ट होगा। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, दिस इज ग्रेड 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 में फर्स्ट जो है दैट इज स्लैक जोन। स्लैक जोन में क्या होता है कि वेवी फॉर्म में सारे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, लूज होते हैं, स्लैक होते हैं। अब सिर्फ उस स्लैक को ओवरकम कर लेते हैं, टिश्यू थोड़े से टाइट से हो जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद ट्रांजिशन जोन आपका आता है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं सारे टिश्यूज। आप उसको थोड़े से स्ट्रेच करते हैं, आप जो है आपको रेजिस्टेंस और भी ज्यादा मिलती है, सही है। स्लैक जोन में आपको इतनी खास रेजिस्टेंस नहीं मिलती। अब ट्रांजिशन जोन में आपको रेजिस्टेंस मिलती है, और फर्स्ट स्टॉप क्या होती है, आपको मार्ग मार्ग रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक। फर्स्ट स्टॉप को आप जब ओवरकम करेंगे तो फिर आप जाएंगे ग्रेड थर्ड में, दैट इज द स्ट्रेचिंग, सही। अच्छा जी, अब ग्रेड थर्ड में क्या होता है, ग्रेड थर्ड में जो है आपने स्लैक खत्म कर लिया, सारी टिश्यूज का स्लैक खत्म कर लिया। अब आप जो है आपकी टिश्यूज बिल्कुल टाइट हो गए हैं, सही। अब अगर आप उस टिश्यू को और ज्यादा आप ग्लाइड की इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो आपके टिश्यूज जो है वो स्ट्रेच होंगे, सही है। अच्छा जी, और इसमें जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। ग्रेड थर्ड में जो है आपको बहुत रेजिस्टेंस जो है उसमें वेरिएशन आपको मिलती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के होते हैं, सो उनमें आपको रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। कुछ जो है वो एथलीट होते हैं, वो अपने जॉइंट को ज़्यादा मूव करते हैं, तो उनमें आपको रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, सही। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ये वेरी करती है एंड जॉइंट टू जॉइंट भी ये वेरी करते हैं। मतलब कुछ जॉइंट्स में जो है, जो ज़्यादा मोबाइल जॉइंट्स होते हैं उनमें ये आपको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलती। लेकिन जो कि हाइपोमोबाइल जॉइंट होते हैं, जो कि इतने यूज नहीं होते, सो उसमें आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। इसमें वेरिएशन आ सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड जॉइंट टू जॉइंट, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, सो ये एक ग्राफ है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेंज ऑफ मूवमेंट, सी। सो ग्रेड 1 में आप देखिए आपकी रेंज जो है वो कम होती है, आपको बहुत ही कम रेजिस्टेंस भी मिलती है क्योंकि आप सिर्फ थोड़ी सी ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते थे। अब ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्लैक जोन, देन द ट्रांजिशन जोन एंड देन देयर इज द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है। तो स्लैक जोन में क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस आप जो है रेंज को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि आप लाइट को इंक्रीज कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलती है, सही। जैसे ही आप ट्रांजिशन जोन में जाते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस जो आपको मिलती है वो सडनली उसमें इंक्रीज स्टार्ट हो जाते हैं, सही है। अब देखिए, सो सब में इंक्रीज आ रहे हैं, सही। अब उसके बाद जो है आप फर्स्ट स्टॉप आता है एंड फर्स्ट स्टॉप के बाद जो है आप ग्रेड थर्ड में चले जाते हैं एंड देन जो है आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है, इंक्रीज मिलता है एंड द रेजिस्टेंस।
ठीक है। अब जितना रेंज को इंक्रीज करेंगे मतलब कि आप जितना अपने ग्लाइड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी इन द ग्रेड थर्ड। सही है। और इसमें जो है आप टिश्यू को बिल्कुल स्ट्रेच कर रहे होते हैं। ठीक है। सो अगर आपने जब भी पेन के लिए किसी को ग्लाइड देनी है कैटन बॉर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, सो आप जो है क्या करते हैं कि आप स्लैक जोन में देते हैं ग्लाइडिंग। सही है। पेन को कम करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है मोबिलिटी या हाइपो मोबिलिटी अगर किसी बंदे के आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, हाइपो हाइपर मोबाइल या नॉर्मल बनाना चाहते हैं किसी जॉइंट को, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है ट्रांजिशन जोन एंड स्ट्रेचिंग जोन में जाते हैं। ठीक है। लेकिन पेन के लिए आपने कभी भी स्लैक जोन को क्रॉस नहीं करना। सही। अच्छा जी। यूजिंग ट्रांसलेटोरिक ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट। सो ग्रेड वन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। सही। सो हम उसमें वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मूवमेंट्स देते हैं और उसके साथ साथ जो है हम ग्रेड वन की ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन हम किस लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, जो कंप्रेसिव फोर्सेज जॉइंट पे आ रही है उसको ओवरकम कर सके। सही है। तो उसके लिए हम जो है पेन के लिए मेनली हम जो है ग्रेड वन यूज़ करते हैं। अच्छा जी। अब ग्रेड टू जो है हम कब यूज़ करते हैं। सो ग्रेड टू जो है टेस्ट जॉइंट प्ले ट्रैक्शन एंड ग्लाइड मूवमेंट। टेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जॉइंट प्ले को डिटरमिन के लिए कि आया जॉइंट प्ले जो है वो सही है या नहीं है, उसमें डिफिशिएंसी आ गई है। सही। तो अगर हम पेन को रिलीव करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम स्लैक जोन में इसको ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं, ना कि हम ट्रांजिशन जोन में कभी नहीं जाते। सही। अच्छा। टू इंक्रीज और मेंटेन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी मसल स्पैज़म की वजह से आपकी मूवमेंट में लिमिटेशन आ गई है, टिश्यू में जो है वो इटसेल्फ उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं, मतलब कि वो शॉर्टन नहीं हो, सिर्फ स्पैज़म उसमें हो गया है ड्यू टू सर्टेन पैथोलॉजी से, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप एंटायर ग्रेड टू रेंज में आप उसको मोबिलाइजेशन दे सकते हैं, इवन कि आप ट्रांजिशन जोन में भी जा सकते हैं। सही है। क्योंकि मसल स्पैज़म हुआ है। अगर स्पैज़म ना हो तो फिर आपने ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ स्लेक्स जोन तक ही रखनी है। सही है। अच्छा जी। ग्रेड थर्ड हम कब यूज़ करते हैं। सो एंड फील्ड को टेस्ट करने के लिए आप हमेशा ग्रेड थर्ड में जाते हैं। जब तक आप टिश्यू की रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी रेजिस्टेंस किस टाइप की रेजिस्टेंस आपको मिल रही है। सही। सो एंड फील्ड को टेस्ट करने के लिए वी यूज़ ग्रेड थर्ड। सही है। या फिर हम जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या जॉइंट प्ले को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं ग्रेड थर्ड यूज़ करते हैं, ताकि हम जॉइंट को जॉइंट के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम उसको स्ट्रेच कर सके एंड जॉइंट प्ले जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। अच्छा जी। ग्रेड थर्ड मोबिलाइजेशन जो है वो आपको कुछ एबनॉर्मल सी सेंसेशंस भी दे सकते हैं। एबनॉर्मल तो नहीं लेकिन बियॉन्ड जो आप डेली यूज़ में आप फील करते हैं उसके बियॉन्ड आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिल सकती हैं। लाइक टिश्यू स्ट्रेचिंग आपको फील हो सकती है, आपको थोड़ी सी पेन फील हो सकती है, अगर जो है टिश्यू काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए तो फिर आपको पेन फील हो सकती है। सही है? और स्ट्रेचिंग आपको मिल सकती है। सही। अच्छा जी। और ग्रेड थर्ड जो है ये मेनली डिपेंड करता है आपके पेशेंट की टॉलरेंस पे। अगर जो है पेशेंट उसको टॉलरेट कर सकता है तो आप ग्रेड थर्ड में जाते हैं। अगर पेशेंट नहीं कर सकता, उसमें मसल गार्डिंग ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, तो फिर जो है आप ग्रेड वन से स्टार्ट लेते हैं। सही है। एंड आप जो है इसको कभी यूज़ ना करें अगर जो है आपका ग्रेड थर्ड जो है वो मसल गार्डिंग को इंक्रीज कर रहा है या मसल स्पैज़म को इंक्रीज कर रहे हैं या उससे पेन आपकी इंक्रीज हो रही है या सिम्टम्स जो है वो आपके वर्स हो रहे हैं, तो फिर आपने जो है इसमें ग्रेड थर्ड यूज़ नहीं करना। सही है। अच्छा जी। पैथोलॉजिकल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट्स। सो जब भी जॉइंट में किसी भी जॉइंट में कोई पैथोलॉजी होती है सो आपकी जो एंड फील होती है वो अल्टर्ड हो जाती है और आपकी ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट जो है वो भी कभी कभार अल्टर्ड हो जाते हैं। सही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ना, दिस इज ग्रेड वन और ये जो है एक नॉर्मल जॉइंट है, सो वहाँ पे आपको फर्स्ट जो फर्स्ट स्टॉप होता है वो कहाँ पे मिल रहा है, ट्रांजिशन जोन कहाँ पे, सॉरी ट्रांजिशन जोन कहाँ पे है, स्लेक इतना है आपका, देन ट्रांजिशन जोन यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप है। सही है। ये एक नॉर्मल जॉइंट है। लेकिन अगर कोई जॉइंट हाइपोमोबाइल हो गया तो आपको जो फर्स्ट स्टॉप है ना वो आपको अर्लियर मिलेगा देन द नॉर्मल। सही है। और अगर हाइपर मोबाइल जॉइंट है तो फिर वो आपको बहुत लेट मिलेगा देन द नॉर्मल। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टॉप है और यहाँ पे आप देखिए हाइपर मोबाइल जॉइंट में आपको फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे मिलेगा। सही है। तो हाइपर मोबाइल जॉइंट में जो है आप ग्रेड वन ट्रैक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है कंपेयर एंड कंपेरिजन टू द नॉर्मल। और हाइपर मोबाइल जॉइंट में जो है आपको बहुत कम ही फोर्स रिक्वायर्ड होती है ग्रेड वन की। सो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है देयर इज सम पैथोलॉजी एंड द ग्लाइडिंग। सही है।
ये भी वही डायग्राम है, सिर्फ वही जो पैथोलॉजी अब आपको शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ आप देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल रहा है नॉर्मल जॉइंट में, हाइपोमोबाइल में आपको अर्लियर मिलेगा, एंड जो हाइपरमोबाइल जॉइंट है उसका उसमें आपको बहुत लेट मिलेगा। ठीक है।